बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, आज हमने पढ़ना है डेवलपमेंट इन द पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी। तो हम इस पीरियोडिक टेबल में जो डेवलपमेंट है इनको आज स्टडी करना चाह रहे हैं। और पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट की नेचर भी डिफरेंट है। और सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल एक बना था वो बनाया था अल-राज़ी ने, और उसने इनके अंदर एलिमेंट को अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन। उनके ओरिजिन के अकॉर्डिंग उसने उन एलिमेंट को अरेंज किया था। ठीक है कि जैसे जैसे उनका ओरिजिन मिला वैसे वैसे उसने उनको अरेंज कर दिया। किसी केमिकल या फिज़िकल प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर उनको उसने अरेंज नहीं किया। अच्छा, उसके बाद था बेटा लुवाइज़र आया और इसने फिर एक उसकी प्रॉपर अरेंजमेंट की। और इसने ऐसा किया, इसने एलिमेंट्स के 4 ग्रुप बना दिए। ग्रुप 1 में इसने कार्बन और नाइट्रोजन को रखा, और ग्रुप 2 में फास्फोरस और सल्फ़र को, और ग्रुप 3 मेटल्स की, और ग्रुप 4 जो है वो उसने साल्ट फॉर्मिंग सब्सटेंसेस उनको इसमें इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो लुवाइज़र ने एक्चुअली ये 4 ग्रुप बनाए और इन ग्रुप के अंदर उसने डिफरेंट एलिमेंट को अरेंज कर दिया। लेकिन इसके अंदर भी कोई इस तरह की इनकी कोई ना एटॉमिक वेट ना प्रॉपर्टी, इसके केमिकल प्रॉपर्टी इस बेस के ऊपर नहीं था। बस जस्ट ये था कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड वो इस ग्रुप में आ गए, और सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड इसमें आ गया, और मेटल जो है वो सारी की एक ग्रुप में चली गई, और साल्ट फॉर्मिंग जो है वो एक अलग से ग्रुप के अंदर चले गए। फिर हमारे पास आता है डोब्राइनर, और डोब्राइनर ने हमें एक ट्राइएड दिया था, इस वजह से इसको डोब्राइनर ट्राइएड भी कहते हैं। इसने ऐसा किया कि इसने एलिमेंट को अरेंज किया उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर, और कुछ इस तरह से उनकी अरेंजमेंट बनी कि इसने 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप के अंदर जो सेंट्रल एटम था उसका एटॉमिक वेट बाकी जो दोनों एलिमेंट थे उनसे उनका एवरेज था। यानी कि अगर हम देखें, ये देखें बेटा, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, और ये आयोडीन है। ये एक ग्रुप उसने बनाया था, और इस ग्रुप में आप देखें कि जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक वेट ये वाला है, आयोडीन का इसका 126.9 है, और अगर हम इसका एवरेज लें तो एवरेज इसका ये वाला बनता है। और ब्रोमीन का फिर ये बना, यानी कि वो ऑलमोस्ट 80 ही हो गया। ब्रोमीन का जो एटॉमिक वेट है वो ऑलमोस्ट 80 ही होगा। ठीक है, एटॉमिक मैस यूनिट ये AMU साथ लिखा हुआ है मैंने, एटॉमिक मैस यूनिट इसको बोलते हैं, जो इसके यूनिट होते हैं। और फिर दूसरी एग्जांपल भी आप देख लें लिथियम सोडियम पोटाशियम की, कि ये भी एक ग्रुप है, और इनका जो मैंने इसका एवरेज लिया है वो ये आपके सामने है, और इसका एवरेज निकालने के बाद जो इसका मैस आया वो कितने वो है ऑलमोस्ट 23, और ये फिर 23 जो मैस है वो किसका है, सोडियम का है। तो इस तरीके से इसने ट्राइएड बना दिया। लेकिन ये जो ट्राइएड था इसमें बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, ये एक्सेप्टेबल नहीं था। ये सिर्फ जो लो स्केल है यहाँ तक तो एप्लीकेबल था, और इवन ऐसा था कि विद इन द जो सेम नेचर्स के एलिमेंट थे उनकी जो नेचर है वो भी आपस में उनमें कंट्राडिक्शन आती थी, उनमें भी कंट्रोवर्सी थी। फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर मैं आपको इधर बता सकूं, देख रहे हैं तो हमारे पास है जस्ट लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। अब आप देखें कि इसका जो फ्लोरीन है इसका एटॉमिक मैस और ब्रोमीन का एटॉमिक मैस वो कभी भी इस क्लोरीन का एटॉमिक मैस जो है इसके बराबर नहीं आता। वो 35 नहीं आता, वो ऑलमोस्ट 50 आता है। ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट कितना आता है, 50 आता है यहाँ पर। तो ये फिर इसका मतलब है हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये फिर जो है लॉजिक, ये ठीक लॉजिक नहीं है। तो लेकिन अप टू सम एक्सटेंट ये बहुत बात ठीक थी कि उसने एलिमेंट को अरेंज किया, उसके ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप के अंदर उसने एलिमेंट को अरेंज किया, और फिर उनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो काफ़ी हद तक मैच भी करती थी। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की प्रॉपर्टीज़ तो मैच करती हैं, लेकिन आल्थो वो सब ग्रुप्स को कवर नहीं करता था, अप टू सम एक्सटेंट वो अप्लाई होता था। एंड देन उसके बाद है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स।